Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abhimanyu IAS, India's most trusted YouTube channel for the IES and PCS examination। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आज करेंगे हमारा पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए जो हमारे PYQ सेशन चल रहे हैं उनको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और जो हमने लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया था दैट इज़ आवर 71। बट बिफोर दैट हम अपना सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बहुत ही एक बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। दैट इज़ कि हमारा जो है 1 सेकेंड हमारा 15 फेब से स्टूडेंट 2024 एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज। जिसमें स्टूडेंट्स आपको फुल गाइडेंस दी जाएगी फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज। जिस बैच के अंदर ये जो बैच रहेगा स्टूडेंट वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा बच्चे। इसमें स्टूडेंट आपको लाइव रिकॉर्डेड प्लस आपको टेस्ट वीकली बेसिस पे स्टूडेंट आपका टेस्ट होगा, ठीक है। वीकली बेसिस पे आपका टेस्ट होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। और डेली बेसिस पे तो जो होता है वो तो होता ही होता है, ठीक है। वीकली बेसिस पे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे टेस्ट रहता ही रहता है। इसमें स्टूडेंट प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपकी होती है। प्रीलिम्स और मेंस आप कर लीजिए, इंटरव्यू की टेंशन आप मेरे पे छोड़ देना, ठीक है जी। ओके, इंटरव्यू से फिर आपका इंटरव्यू में आपको निकालना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, ठीक है जी। ये अभिमन्यु IAS की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी। अच्छा स्टूडेंट, जो बैच हमारा स्टार्ट होगा वो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होगा। मतलब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से अपना बैच शुरू करते हैं और फिर धीरे 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 जो है वो हम एडवांस की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पहले हम जनरल साइंस करते हैं फिर हम अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं, ठीक है जी। बहुत ही मतलब बिल्कुल ज़ीरो से आप कह लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई जाएगी, ठीक है जी। ऐसे नहीं है कि फटाफट बस बैच ख़त्म करना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक इंडिविजुअल बेसिस पे स्टूडेंट को उनको एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, ठीक है। क्लासेस को इस तरीके से सेट किया जाता है बच्चे कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे बिलो द एवरेज भी है या वो एवरेज है या उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो इंडिविजुअल बेसिस पे उस पर फोकस किया जाता है सो दैट वो क्लास के अंदर आराम से कंफर्टेबल होकर क्लास को वो कंटिन्यू कर सके, ठीक है। फैकल्टी का पूरा सपोर्ट रहता है हर एक स्टूडेंट को, ठीक है जी। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके जी, क्लियर है आपको ये बात, ठीक है जी। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा आज का सेशन, ठीक है जी। सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था दैट इज़ अवर 71 क्वेश्चन हमने संगम स्टेट से स्टार्ट किया था बच्चे। संगम वाली जो हमारा संगम का जो था, संगम एक टेक्स्ट बुक है स्टूडेंट, वो तमिल कल्चर को बहुत अच्छे से बताती है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमने उसके बारे में यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किया था, बट फिर भी दोबारा से कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ दोबारा से कर ही लेते, हाँ कर ही लेते चलो। कहता संगम टेक्स्ट सुजेस्ट सेवरल स्टेजेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन ऑफ तमिल पीपल इन द कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसने जो स्टूडेंट नॉट करेक्ट पूछा है, इसने सबसे पहले तो आप इस बात पे फोकस किया करो कि इसने पूछा क्या है, करेक्ट या नॉन करेक्ट। पहला कहता द नरेटिव टेक्स्ट शो दैट तमिल पीपुल ऑफ वर मेनली प्राइमरली पेस्टोरल। पेस्टोरल कौन से होते हैं? ये जो घूमते रहते हैं, है ना, घुमक्कड़ पीपल होते हैं, जो मतलब ऐसे बहुत सारे उनको लेकर पशु जानवर को लेकर अपने साथ, और फिर वो क्या करते रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रासलैंड्स में वो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वहाँ पे अपने पशुओं को, जो भी उनके पास जानवर है उनको वो चराते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे मतलब उनकी घुमक्कड़ लाइफ होती है, ठीक है।
अच्छा, फिर कहता है नो रेफरेंस टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ बीन मेड इन दीज टेक्स्ट। कहता है इस टेक्स्ट के अंदर ट्रेड के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं बता रखा। किसके अंदर? संगम लिटरेचर के अंदर। ठीक है, ऐसा इस क्वेश्चन में कहना है। किसके बारे में? संगम लिटरेचर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है जी। अच्छा, तो समझिए बच्चे इस चीज़ को, जो हमारा अच्छा 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ अवर बोथ 1 एंड 2। दोनों ही करेक्ट नहीं है बच्चे, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है जी। कैसे? देखो स्टूडेंट, पहली चीज़ आप ये समझो कि जो संगम लिटरेचर है ना बच्चे, वो मतलब तमिल का सबसे, मैं कहूँ कि अगर वास्ट तरीके से अगर एक्सप्लेनेशन की है किसी ने साउथ इंडिया के बारे में, तो वो संगम लिटरेचर में की है। इकोनॉमी के बारे में, कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, उस टाइम के रूलर्स के बारे में, उस टाइम के एग्रीकल्चर के बारे में संगम लिटरेचर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है जी। तो संगम लिटरेचर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक हिस्टोरिकल यहाँ पे एक तरीके का स्टोरेज है स्टूडेंट, जिसके अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। ठीक है। सो दैट्स वाई दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रेड, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, हर चीज़ के बारे में बताया गया है। दूसरा, वो ये कहता है कि ज़्यादातर लोग प्राइमरली जो उनका पेशा था वो पेस्टोरल का था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, ओके। तो ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है हमारी। ठीक है, ओके। 72 पे चलते हैं हम। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर फाउंड इन द मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? ठीक है, आपको भी पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की मतलब वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अगर कोई सिविलाइज्ड आज तक खोजी जाने वाली अगर कोई सिविलाइजेशन है दैट इज़ द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग। अच्छा, इंडस सिविलाइजेशन को अगर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से रेडी करना है तो हमारी पास्ट वाली बुक्स आती हैं, पास्ट 1, पास्ट 2, इसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही प्यारे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है एनसीईआरटी में, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। कहता है ब्रॉन्ज इमेज मिली है हमें डांसिंग गर्ल की। बच्चे सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लेना नहीं होता, स्टेटमेंट में वो क्या लिख रहा है ये भी पता होना चाहिए। कल आप देखिए हरियाणा सिविल सर्विसेज का कल प्रीलिम्स होके हटा है अभी। ठीक है, अभी उसका मार्च के अंदर मेंस भी है और मई के अंदर उसका इंटरव्यू आके रिजल्ट भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक एचसीएस का पेपर नहीं देखा तो चाहे आप पंजाब सिविल सर्विसेज को क्यों नहीं टारगेट कर रहे, आप एचसीएस का पेपर भी देखो। आप देखो उसका पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है। बिल्कुल यूपीएससी की तरफ उन्होंने अलाइन करने की ट्राई की है। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं ना, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, मतलब अब एग्जामिनर आपके हाथ से उसने एलिमिनेशन की ट्रिक जो है ना वो छीन लिया आपसे, वो छीन लिया उसने आपसे। वो बोल रहा है तुक्का नहीं लगाना, आता है तो करो, नहीं आता बाहर हो जाओ एग्ज़ाम से। ठीक है, जैसे यूपीएससी ने ठान लिया, बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि पंजाब सिविल सर्विसेज में ऐसा ही होने वाला। ऑलरेडी पंजाब सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है ना बच्चे, वो टफ़ है, पहले से ही वो टफ़र साइड में है पहले से। ठीक है, माना कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चे, बट अगर उसने स्टेटमेंट सही तरीके से सेट कर दी, ठीक है, और उसने सिविल सर्विसेज वाला अगर उसने मतलब यूपीएससी की तरफ वो पहले से ही लाइन है, तो अब तो वो डेफिनेटली 2024 में होने ही वाला है। तो बच्चे इस बात पे मैं बिल्कुल अच्छे से, मैंने एचसीएस की क्लासेस में भी बच्चों को बहुत बार बोला था कि बच्चे पेपर जो है वो एचसीएस कंटिन्यू अलाइन करता जा रहा है यूपीएससी की तरफ। ठीक है, तो आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़िए। ठीक है, कोई बच्चा ये सोचकर अगर बैठा है ना इस टाइम पे, अगर मेरी वीडियो देख रहा है कि मैं 2 महीने में फट्टे उठा दूंगा प्रीलिम्स में या मैं चक दूंगी फट्टे, ठीक है, मैंने तो सब पढ़ रखे हैं, तो आप बच्चे गलत हो। एक बार के लिए एचसीएस का पेपर उठाओ और उसको एक बार के लिए सॉल्व करो। पेपर देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर ऊपर ऊपर से देखोगे कहोगे बहुत आसान पेपर है, बट जब उसको रियलिटी में करने बैठोगे ना 2 घंटे, आपके पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे उसमें जो स्टेटमेंट उसने सेट किया ना, उसने ऐसे सेट ही नहीं किए, इसने सेट नहीं किया ऐसे स्टेटमेंट। उसने 3 स्टेटमेंट दे के, मान लो 4 स्टेटमेंट है, चारों दे के नीचे उसने बोला कि ओनली 1 पेयर करेक्ट, 2, 3 या कोई भी नहीं है या सारी सही है। अच्छा, अब क्या है ना बच्चे, आपको हर एक स्टेटमेंट आनी चाहिए।
हर स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट आपको एक भी नहीं आते ना तो आप ऑप्शन में जाके एलिमिनेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मेरे क्वेश्चन को ना आप ऐसे मत लिया करो कि हाँ जी मैम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये हो गए PYQ। नहीं, उसको एनालिसिस करो, ध्यान से एनालिसिस करो। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपको पता है कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ना पहले के बारे में आइडिया ना दूसरे के बारे में आइडिया। इसी क्वेश्चन को लेते हैं बच्चे हम, ध्यान से देखो, पैटर्न समझो बच्चे पेपर का ना, पैटर्न समझो, तसल्ली से समझो। देखो मान लीजिए आपको सेकंड स्टेटमेंट आपको पता है कि भाई करेक्ट इनकरेक्ट है, गलत है, आपको पता है। पहले और दूसरे के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, एलिमिनेशन पे आ जाओ। दूसरी स्टेटमेंट गई, ये स्टेटमेंट गई। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, या तो आपका पहला सही होगा या फिर आपका तीसरा सही होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या है स्टूडेंट, आप पहुंच गए 50-50 पे, 50-50 रेशो पे पहुंच गया। अब बच्चे यहाँ पे क्या है, आप तुक्का लगा सकते हो आराम से। ये मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। कमेंट मत करने बैठ जाना कि मैम इसका तो ये आंसर है, ठीक है, बहुत मारूंगी। समझ लो पहले यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ। तो देखो 50-50 पे पहुँच गए आप। अब क्या है, अब आप इसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपने दो स्टेटमेंट 50-50 पे पहुँचने पे मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को कि आप उस पर जाओ, एक पे जाओ, डेफिनेटली जाओ, क्योंकि 50% चांस है कि आप सही होगे। आपने ये किया, ठीक है, और आपका क्वेश्चन सही हो गया। मान लो ऐसे करते आपने मतलब ऑलमोस्ट आपने 10 to 20 क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है। और चांसेस रहते हैं बच्चे कि ऐसे क्वेश्चन, मान लो आपने अगर 20 क्वेश्चन सही किए, अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चन पे भी ऐसे अगर आपने तुक्का लगाया है, इस तरीके से 50-50 पे पहुंच गए हो, तो चांसेस होते हैं बच्चे कि आप 6 to 7 क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हो, तो ऑलमोस्ट आप पॉजिटिव साइड ही रहते हो, चाहे नेगेटिव मार्किंग क्यों ना हो। ये बात क्लियर हुई आपको, यस और नो? अब आप सुनो, अब मैं इस क्वेश्चन को सेट करती हूँ अलग तरीके से, समझो। अब ये ऑप्शन जाने दो, ये है ही नहीं, अब ये है ही नहीं ऑप्शन। उसने ऑप्शन सेट किया है इस तरीके से, देखो यूपीएससी पे पहला ऑप्शन सेट करता है वो 1 पेयर करेक्ट, ओनली 1 पेयर करेक्ट। दूसरे पे 2 पेयर करेक्ट, क्या कहते हैं, 2 पेयर करेक्ट। थर्ड में कहता है 3 पेयर करेक्ट, 3 पेयर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में कहते हैं नॉट सिंगल ऑप्शन करेक्ट, नॉट सिंगल पेयर करेक्ट। अब देखो, अब आ जाओ। अब क्या है कि आपको ये तो जरूर पता है बच्चे कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बची दो। अब क्या है, या तो आप इस पे जाओगे, या आप जाओगे इस पे, या आप जाओगे इस पे। अब तीसरा ऑप्शन भी खुल चुका है, हो सकता है कि भाई दोनों ही गलत हो, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है बच्चे, ना तो पहली का आइडिया है ना तीसरी का आइडिया है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट का पता है कि भाई सिटेड इमेज जो है, इमेज ऑफ ए बियर्डेड मैन, ये आपको पता है कि हाँ भाई ये ऑप्शन जो है वो गलत है, इसका पता है आपको बस। या मान लीजिए इसका पता है कि सिर्फ ये सही है, दोनों का आपको कोई आइडिया नहीं है। अब क्या हो गया आपके पास, या तो आप लगा के आओगे कि 1 पेयर ही सही है सिर्फ, या आप लगा के आओगे 2 पेयर सही, क्योंकि दोनों का कोई आइडिया नहीं है, ना स्टेटमेंट का आइडिया है आपको, ना आपको स्टेटमेंट का आइडिया है, ना आपको स्टेटमेंट का आइडिया, सिर्फ इसका आइडिया, एक का। एक पे क्या जाओगे, कैसे जाओगे? सिर्फ आपको पता है भी एक सही है, हो सकता है तीनों ही सही हो तो ऑप्शन तीसरा भी बन सकता है, हो सकता है दोनों सही हो ऑप्शन दूसरा भी बनता है, हो सकता है आप सही हो एक ही सही हो। तो 3 ऑप्शन हो गए, मतलब कि चांसेस क्या हो गए, 75% हो गए। जब 3 ऑप्शन आ जाते हैं ना बच्चे, वहाँ पे आप रिस्क लेने की गलती नहीं कर सकते। और एग्जामिनर ने अगर सारे क्वेश्चन ऐसे सेट कर रखे हैं, 70% पेपर ऐसे सेट कर रखा है, और आप 75% पे आप हो, आप कितने रिस्क ले लोगे? नेगेटिव मार्किंग आपकी हाई जानी ही जानी है, आप रोक ही नहीं सकते। अब क्या है बच्चे, अब हो ये गया है कि या तो आप लो सारा, या तो आप, इसमें बस एक ही चीज़ है इसको सॉल्व करने का कि आपको तीनों स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता, आपका क्वेश्चन गया। आप 2 पे आ जाओ, आप 2 पे आ जाओ। मान लो आपको 2 स्टेटमेंट आती, आपको ये भी पता है कि ये सही है ये सही है, पहली स्टेटमेंट का कोई आइडिया नहीं। अब आ जाओ, ऑप्शन सेट किया उसने, ओनली 1 पेयर सही, ओनली 1 पेयर, पेयर पेयर वर्ड, पेयर्ड वर्ड आता है आजकल, 2 पेयर सही,
2 पेयर, 3 पेयर, और यहाँ पे एक 4th ऑप्शन और भी दे रखे, आपको 2 ही आते, और उसने बोला कि 4 पेयर सही। अब क्या हो गया कि बच्चे आपको 2 पता है कि भाई 2 सही है, चौथा एक स्टेटमेंट उसने और दी हुई है, आपको 2 के बारे में पता है, 2 के बारे में आपको नहीं पता, 4 स्टेटमेंट है, 2 पता है, 2 नहीं पता। अब आ जाओ, 2 पे पता है, या तो आप 2 पेयर पे करोगे, आपके पास ऑप्शन क्या है 2 पेयर, क्योंकि एलिमिनेशन नहीं कर सकते ना। अगर वो वैसे सेट करता है बच्चे तो वो ऐसे लिखता 1 and 2, ओनली 1 स्टेटमेंट सही, 1, 2, 3 और लास्ट में लिख देता नन ऑफ द अबव। अब आपको पता है कि 2 सही है, तो आपको पता है कि 2 and 3 सही है, बिल्कुल सही है, 2 and 3 सही है, ठीक है। 1 ये वाली तो गई, नन वाली भी गई, तो 2 बचे आपके पास। इसमें से अब आप तुक्का लगा सकते हो, या तो ये सही है या ये सही है, या तो सारी सही है या कोई सही नहीं, या तो सारी सही है या कोई सही नहीं है। अब देखो, अब क्या हो गया है, अब आपको 2 पता है भाई, यहाँ तो 2 पेयर सही है, 2 पेयर सही है, हो सकता है यार तीसरे स्टेटमेंट के बारे में जिसको आपको पता नहीं वो सही हो। अब यहाँ तो 3 पेयर भी सही है, और हो सकता है कि 4th पेयर भी सही हो, 4th पेयर भी सही। अब आपका एलिमिनेशन ट्रिक बिल्कुल खत्म हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। डू यू गेट माई पॉइंट और नो? यस और नो? अंडरस्टैंडिंग बन रही है आपकी यहाँ पे? तो स्टूडेंट इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। तो अब इसके लिए अब आप मेरे से अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि मैम फिर करे क्या, करे क्या? करना ये है बच्चे आपको कि आपको हर एक चीज़ जो है उसकी आपको 10 बार नहीं 20 टाइम्स रिवीजन लेनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में ही आ जाओ, इसने क्वेश्चन पुट किया, इसने पहली स्टेटमेंट में बोलता है, कहता ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल का आपको पता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ब्रॉन्ज इमेज, इसका मतलब क्या है कि जिस इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी उस टाइम पे ब्रॉन्ज मेटल थी। मान लो चौथी स्टेटमेंट में वो यही बोल देता है कि ब्रॉन्ज मेटल क्या उस टाइम पे थी, तो यस, क्योंकि ब्रॉन्ज इमेज अगर हमें मिली है डांसिंग गर्ल की, इसका मतलब वहाँ पे ब्रॉन्ज मेटल उस टाइम पे थी, वो ब्रॉन्ज को यूज़ कर रहे थे। दूसरी स्टेटमेंट, सीटेड इमेज ऑफ ए बियर्ड मैन, ठीक है, यहाँ पे हमें बियर्ड मैन का एक वो मिलता है। थर्ड कहता है टेराकोटा फिगराइन ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है, एक मदर गॉडेस की हमें टेराकोटा फिगर मिलती है। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो वर्शिप है वो थी। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको कि उस टाइम पे वर्शिप हो रही थी, मतलब कि उस टाइम पे वर्शिप थी। लेकिन हाँ, हमें ये ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम था या हमें वर्णा सिस्टम था, ऐसा कोई हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता है आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्लियर है आपको ये बात? तो आपको तीनों स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है, और तीनों स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, सो दैट्स वाई ऑप्शन डी यहाँ पे सही बनता है। बट वो पेयर में दे देता, फिर आप जाते, फिर आप इस क्वेश्चन में ख़त्म थे। क्लियर है ये बात? यस और नो? तो चलो फिर आगे बढ़ते। 73 पे आ जाओ, करो जी, 73 नंबर क्वेश्चन करो। मैम मैं डरा नहीं रही हूँ बच्चे आपको, आप सोच रहे होगे कि मैम शायद डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको रियलिटी से वाकिफ़ करवा रही हूँ, ठीक है, कि दिस इज़ द रियलिटी नाउ, एग्ज़ाम की रियलिटी ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता, और एक चीज़ और, बच्चे कई बार क्या होता है ना, ऐसे देख कर ना बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं कि चल छोड़ यार, क्यों इतनी मेहनत करनी है। अरे बच्चे, आप छोड़ोगे तो कोई ना कोई तो होगा ना जो मेहनत कर रहा होगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि पंजाब सिविल सर्विसेज में कोई बच्चा पेपर देने नहीं आएगा, सब देने आएंगे, है ना। अगर वो उनमें डेयर है करने का तो आप भी कीजिए। अगर आपको सामने से न्यू चैलेंज मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ठीक है, चैलेंज आ रहा तो करूँगा या करूँगी, ठीक है। पहले मेहनत मेरी जो है 500% लग रही थी, अब मैं 1000 लगाऊंगी, पर पेपर तो मैं क्लियर करके ही रहूँगी। यस और नो? तो चलते हैं फिर आगे, देखो। कहता है विद रेफरेंस टू द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स दहसाला, बताई एंड नासक आर रिलेटेड टू वट। पहला कहता है ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस विद द इंपीरियल मार्क बाय द समुद्रगुप्ता। बी में कहता है रिचुअल्स कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोरोनेशन ऑफ ए न्यू गुप्ता किंग। सी कहता है लैंड रिवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ कहता है लैंड रिवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द अकबर रेजिन। अब इसमें से आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन 73 का क्या था भाई हमारा। ये जो टर्म्स इसने बोली हैं वो क्या है, वो पूछा उसने।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो हमारा डी है। ये जो टर्म्स है ना हमारी दहसाला, बताई और नासक जो है दैट इज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द अकबर रिजीम। अकबर रिजीम के टाइम पे हमारा जो था वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। किसने किया था ये? अकबर के टाइम का ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम का पार्ट था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है दैट इज अवर टोडरमल जी, याद रखना आपको उनके बारे में, ठीक है? ओके 74 पे आते। हाँ जी, क्वेश्चन कीजिए। चोला एम्पायर पे ये क्वेश्चन पुट करता है बच्चे, तो चोला एम्पायर पे आप क्वेश्चन पढ़िए बच्चे। चोला एम्पायर में बारे में क्या कहता है? अच्छा, चोला एम्पायर कहाँ पे था बता सकता है? चोला एम्पायर बहुत तकड़ी डायनेस्टी थी, बहुत ही तकड़ी, बहुत तकड़ा एम्पायर था साउथ इंडिया का। पढ़ते हैं, कहता था उर एंड सबा वर विलेजेस असेंबलीज मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शन। चोला इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे कहता उर और सबा का यहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे जो उस टाइम पे विलेजेस के अंदर सब है। स्टूडेंट समझो इस चीज़ को, यहाँ पे अब अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि जो हमारा ग्राम सभा है, जो डेमोक्रेसी का हमारा जो थर्ड पिलर है ना, वो स्टूडेंट हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से, ग्राम सभा आज से नहीं है। इसका मतलब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है, ठीक है? ग्राम सभा पहले से थी। और जब आप एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो उस टाइम पे आप देखोगे कि ग्राम सभा के अंदर विमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। मिडिवल हिस्ट्री आते आते विमेन का जो वैदिक पीरियड के बाद, लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होता जाता है, और आज तक उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। बट अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री देखो जो आज से ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत पीछे थी, उस टाइम पे भी विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, राइट? ये बात क्लियर है आपको? तो और जो सभा है दे, मतलब ये जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू ग्राम सभा, विलेजेस की जो असेंबली है वहाँ से रिलेटेड है। सेकंड कहता है द विलेज अफेयर्स वर मैनेज बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी विच आर ओपन टू ऑल। कहता है एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी वो मेजर कमेटी जो थी वो मैनेज करती थी विलेज के अफेयर को, जो सबके लिए ओपन थी। थर्ड में कहता है द द्राविड़ा स्टाइल बृहद्वेश्वरा। द्राविड़ा स्टाइल, दो आपको स्टाइल पता होने चाहिए आर्ट एंड कल्चर में, मैं आपको फिर कभी इस टॉपिक पे बात करूंगी, वरना आज का लेक्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? द्राविड़ा स्टाइल जो हमारा बृहदेश्वरा टेम्पल जो है एट द तंजौर वाज बिल्ड बाय द राजा राजेंद्र वन। तो इस बात को समझो यहाँ पे। अब जैसे यही 3 स्टेटमेंट है, अगर मैं आपको पेयर के में बताऊँ तो हो सकता है आप इसको गलत कर जाओ। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको थर्ड स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पता है कि जो द्राविड़ा स्टाइल बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजौर, वो जो है ना वो हमारा राजेंद्र ने नहीं बनवाया था, वो राजा वन ने बनवाया था। राजा जो किंग थे उन्होंने बनवाया था ये, ठीक है? तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो आप ऑप्शंस पे चलो बच्चे, अगर आप ऑप्शंस पे चलोगे जैसे थर्ड होती तो आप 2 स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हो, पहली और दूसरी, ठीक है? दोनों पे आप कांटा लगा देते हो, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपकी गई, तो अब आप 50-50 पे पहुँच गए। बट अगर पेयर पे बात आ जाएगी, बात पेयर पे हो जाएगी कि ओनली 1, ओनली टू पेयर आर करेक्ट, पेयर की बात कर रही हूँ, 3 पेयर आर करेक्ट। अब यहाँ दिक्कत आने वाली है, क्यों? क्योंकि पहले 2 वाले पे आपको कोई उसमें वो है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, पहले पे पता ही नहीं है। अच्छा, जैसे मान लो आप तीसरे पे थर्ड पे हो गए, तो चलो 3 पेयर तो करेक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपको थर्ड का पता है बहुत अच्छे से, तो ये तो चलो नहीं है, ठीक है? अब इसमें आपका या तो 1 पेयर सही है या दोनों पेयर सही है। अभी आप यहाँ पे 50-50 पे आ गए हो, और थर्ड उसने बोल रखा है, फोर्थ स्टेटमेंट उसने और दी है यहाँ पे कि कोई भी सही नहीं है, नन पेयर आर करेक्ट। अब क्या है बच्चे कि आपको दोनों के बारे में आइडिया नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी खुल चुका है, क्योंकि नन हो सकता है कि यार दोनों ही गलत हो। तो अब आप आगे पहले, दूसरे और तीसरे पे अब 75% चांस है आपके, क्योंकि आपको पहले 2 स्टेटमेंट पे वो नहीं, आपको आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, ठीक है? तो थर्ड अगर हमारा गलत है तो बचे हमारे पास 2, ठीक है? अच्छा, 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। स्टेटमेंट उसने करेक्ट ही पूछी है यहाँ पे। तो
74 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अवर 1, पहला जो है वो सही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ग्राम सभा के विलेज अफेयर का जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं करती थी, ठीक है। ओके, तो 74 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बना, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है बच्चे, ये बात क्लियर हुई, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं 75। अच्छा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा उसने अबाउट द विजयनगरा किंगडम, विजयनगरा किंगडम के बारे में वो पूछता है। पहले स्टेटमेंट में कहता द विजयनगरा किंग मेंटेन कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो विजयनगरा जो हमारा किंगडम था, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हमारे रीजन के अंदर वो फैला हुआ था। तो विजयनगरा जो किंग्स है वो कहता है मेंटेन द कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कहता है रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कंप्लीट सेपरेशन थी, मतलब कि रिलीजन जो है वो रिलीजियस मैटर जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी मैटर जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। सेकंड में कहता लैंड रेवेन्यू वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम, कहता लैंड रेवेन्यू जो है वो उसका मेन सोर्स है इनकम का, ठीक है। दूसरा कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेजेस वाज कैरिड आउट थ्रू हेरिडिटरी ऑफिसर्स, कहता जो एडमिनिस्ट्रेशन है विलेजेस का वाज कैरिड आउट थ्रू हेरिडिटरी ऑफिसर्स, ठीक है। ये उसना थर्ड स्टेटमेंट बोलता है, ठीक है। कहता जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना विलेजेस का वो कौन कैरी करता था, हेरिडिटरी ऑफिसर्स कैरी करते थे। अब इसने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, हाँ जी बताओ, अगर आपने विजयनगरा किंग के बारे में बता रखा है, अगर पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो आंसर करने की ट्राई करो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अवर बी। पहला, यहाँ पे हेरिडिटरी ऑफिसर्स नहीं करते थे, ठीक है। दूसरा, कंप्लीट सेपरेशन थी बिटवीन रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड रेवेन्यू जो था वो मेन सोर्स नहीं था स्टूडेंट इनकम का, ठीक है। तो 75 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अवर बी, ठीक है। सिर्फ लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स नहीं है बच्चे यहाँ पे, ये भी गलत, ये भी गलत, तो पहली स्टेटमेंट सही है हमारी, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनता है, बी बनता है। क्लियर आपको ये बात, ठीक है जी। ये बात क्लियर है तो स्टूडेंट ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट उसके अंदर सेशन के अंदर, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे सेशन मैं कर रही हूँ ओवर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।